नैरो अप्रोच से न्यू अप्रोच, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनमें जो रिसोर्स अवेलेबल है वो डिग्रेड हो रहे हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, ये वो एग्जाम्पल्स है जो। गुड मॉर्निंग बच्चा, हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 2 क्लास 10 को डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। फॉरेस्ट आई मीन ट्रीज वगैरह से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स यानी कि जो भी जानवर वगैरह है, ये सारी चीज़ें। सो समहाउ ये हमारे लाइफ से भी इंटरकनेक्टेड है, दैट इज़ द रीज़न वी फोकस ऑन द बायोडाइवर्सिटी। और हमने इनका सिग्निफिकेंस समझने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि दे नीड अ कंजर्वेशन, दैट इज़ द रीज़न हमने कंजर्वेशन स्टार्ट किया। हम कंजर्वेशन जब कर रहे थे देन वी रियलाइज कि इट वॉज ओनली बिग एनिमल्स। शुरू में सिर्फ बड़े बड़े जो जानवर थे उन्हीं पे फोकस किया जा रहा था, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें। लेटर पीपल रियलाइज दैट, ये तो एक नैरो अप्रोच था। लेटर पीपल रियलाइज कि हमारा जो लाइफ है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हाईली डिपेंड करता है अदर थिंग्स पे, नॉट ओनली अ पर्टिकुलर लाइफ, सिर्फ एक ही जानवर पे नहीं। हमें ये समझ में आया कि लाइफ जो है डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग इन सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ है सब पे हमारी लाइफ समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। तो जो अब कंजर्वेशन का अप्रोच था ना, नाउ न्यू अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन का अप्रोच था वो शिफ्ट हो गया, शिफ्टेड फ्रॉम स्पेसीज बेस्ड, यानी कि पर्टिकुलर कोई एक जानवर के बजाय हम शिफ्ट हो गए कहां पे, इकोसिस्टम बेस्ड, इकोसिस्टम बेस्ड। सी, अब ये एक अप्रोच आप फॉलो कर लो वाइल स्टडिंग। जब भी कोई एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, यू जस्ट नीड टू क्लियर दैट टर्म। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस शब्द का क्लियर माइंड में विजुअलाइजेशन बनना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए आसपास कहीं घूमे होंगे, जैसे मैं मान लीजिए दिल्ली बोलता हूँ तो इमीडिएटली दिल्ली के वो पिक्चर बनने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। द मोमेंट आई से लाइक जबलपुर, अगर आप लोगों में से किसी ने जबलपुर घूमा हुआ है, देखा हुआ है, उसके माइंड में तो क्लियर पिक्चर बनेगा, बट जिसने नहीं देखा है उसके दिमाग में पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। और जितना क्लियर हमारे माइंड में विजुअलाइजेशन होगा उतना ही अच्छे तरीके से हम लिख लेंगे। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है वही हमारा बेस्ट आंसर होता है। ट्रस्ट मी, कभी भी कुछ बेस्ट आंसर है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पेरेंट है, ये थोड़ा सा साइड हट के बात कर, एक पेरेंट है, उनके दो बच्चे हैं, मान लीजिए ए और बी, ठीक है। अब मैंने इनको ये काम दिया, इन दोनों को अलग अलग रूम में बिठा दिया, मैंने इनको दिया कि आप जो है अपने पापा पे, पेरेंट्स पे ऐसे लिखो। सो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी कि ये एग्जैक्ट सेम लिखेंगे? हो ही नहीं सकता, 0%। 0% चांस है कि ये एग्जैक्ट सेम लिखेंगे। अब जब इन्होंने सेम नहीं लिखा तो व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी कि इनका आंसर गलत होगा? 0%। इन दोनों में से किसी का भी आंसर गलत नहीं होगा, 100%। सो जब आप बात करते हो पेरेंट्स को, तो उस माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेकर पिक्चर बना हुआ है। पापा कितने बजे उठते हैं, किस टाइम पे ऑफिस जाते हैं, ये सारी चीज़ें, क्या उनकी हॉबी है, सारी चीज़ें माइंड में क्लियर। अब ये इसमें चीटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज द रीजन यू मस्ट क्लियर कि आपको शब्द का विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है हमारा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ओइकोस प्लस सिस्टम, मैं इसमें थोड़ा सा बस इसको क्लियर कर दूं ताकि समझना आसान होगा। ओइकोस प्लस सिस्टम, ओइकोस रिप्रेजेंट करता है होम को, सिस्टम रिप्रेजेंट करता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, किसी तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस जो सर्टेन रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, उस रूल्स रेगुलेशन में बाउंड हो।
होम की बात करें तो हमारे अर्थ पे अगर हम लोग ब्रॉडली डिवाइड कर दें तो कुछ लाइफ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बायोटिक, और कुछ लाइफ नॉन लाइफ है अबायोटिक, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर। अब बायोटिक जो है वो डिपेंड करता है अबायोटिक पे। अबायोटिक गिव देम एनर्जी एंड मिनरल्स, एनर्जी एंड मिनरल्स जो इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और बदले में बायोटिक भी इनको देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक जानवर डेथ कर जाए, एक पेड़ मर जाए, तो वो लेटर डिकम्पोज होके इनको जो है हेल्प करता है सरवाइव कराने के लिए। इसी तरीके से हवाओं का, एयर को प्यूरिफाई करना, वाटर को प्यूरिफाई करना, ये सारी चीजें समहाउ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अब जो हमारा अप्रोच था कंजर्वेशन का, वो पर्टिकुलर किसी एक लाइफ से शिफ्ट होकर इकोसिस्टम बेस्ड यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों तरीके के लाइफ पे फोकस हो गया। इवन वी आर नाउ फोकसिंग ऑन जो पानी है उसको भी प्यूरिफाई, आज भी एयर वगैरह पे भी ध्यान देते हैं, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, उन सब चीज़ों पे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा शिफ्ट जो है नाउ शिफ्ट टू कंजर्वेशन का जो अप्रोच था वो शिफ्ट टू इंसेक्ट को भी शिफ्ट करने लगे, कंजर्व करने लगे। अब जैसे इंसेक्ट का ही रोल देख लो, जो छोटे छोटे बटरफ्लाईज होते हैं, मोथ होते हैं, है ना, इन सब के अगर रोल देख लो, एक तो सबसे बड़ा रोल इनका होता है पॉलिनेशन में। अगर पॉलिनेशन ना हो फिर तो हमारे लिए खाने के लिए जो अनाज पैदा होता है वो हो ही नहीं पाएगा। एंड सेकेंड थिंग, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं मिट्टी में, सॉइल को जो है प्रॉपर वे से ब्रेक करने में काम करते हैं। जो बड़े बड़े उसके जैसे जो खेत में ट्रैक्टर वगैरह चला के उसको तोड़ने का काम करते हैं, ये सॉइल को, ये इंसेक्ट जो होते हैं वो सॉइल को अच्छे से जो है ब्रेक करने का काम करते हैं। डिकम्पोज तो नहीं कहेंगे उसको, जो है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का काम करते हैं। तो इनका मल्टीपल रोल है। तो 1980 और 86 में इंसेक्ट को भी ऐड किया गया कंजर्वेशन में कि हम इनको कंजर्व करेंगे, क्योंकि दे गेट रियलाइज ना, लोगों का अप्रोच चेंज हो रहा है ना, गवर्नमेंट का अप्रोच चेंज है। इवन 1990 में गवर्नमेंट ने ट्री को भी कंजर्वेशन में ऐड किया, और इसके लिए इन्होंने 6 ट्री को, स्पेसीज को नोटिफाई किया कि हम इन ट्रीज को जो है क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। सो इट वॉज अ कंजर्वेशन अप्रोच जो कि शिफ्ट हुआ नैरो अप्रोच से न्यू अप्रोच, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। तो नैरो अप्रोच में किसी एक स्पेसीज पे फिक्स था, किसी एक स्पेसीज पे। मॉडर्न अप्रोच जो है हमारा इकोसिस्टम बेस्ड था, और इसमें हर एक तरीके के लाइफ को इन्वॉल्व किया जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया, रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग तरीके से प्रयास भी किए कंजर्व करने के लिए। कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया, अब हम लोग और भी बातें कुछ थोड़ा डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे वाइल्ड लाइफ रिसोर्स या फिर फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फॉरेस्ट रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, हमारा टॉपिक आगे बढ़ना है फॉरेस्ट पे, लेकिन इसको भी कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि हमें जो है वाइल्ड लाइफ जो भी जानवर है उनको प्रोटेक्ट करना है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है जैसे किसी फॉरेस्ट एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, तो नेशनल पार्क जैसे डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि वो कोई ऐसा फॉरेस्ट जोन है, कोई ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, कई सारे अलग अलग तरीके के उसके अंदर जानवर हैं। अब ये नहीं चाहते कि इस यहाँ पे किसी भी तरीके के जानवर को इंटरफेयर हो, दैट इज द रीजन हाईली रिस्ट्रिक्टेड, किसी को भी यहाँ पे एक तरीके से अलाउ नहीं है, हंटिंग करना, पोचिंग कुछ भी अलाउ नहीं है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या
कि जैसे ये तो मान लो पूरे के पूरे ऐसी जगह की बात करें जहाँ पे कई सारे अलग अलग अब कोई ऐसा एक जानवर है जिसको एक अलग तरीके का प्रोटेक्शन, मीन्स ये जो लोकेशन हम होगा वो स्पेसीज बेस्ड होगा, किसी एक स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस एरिया को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। ये होगा, ये भी रिस्ट्रिक्टेड लेकिन इससे कम। मीन्स जैसे किसी को मान लो कुछ जंगल में कोई काम है तो इस वाले मैटर में तो इजी वे से आपको जो है अलाउ नहीं करेंगे। इसमें जो है एक बार के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो इजी वे से अलाउ कर देंगे, लेकिन इसमें नहीं। इससे भी एक होता है थर्ड, बायो स्फीयर रिजर्व। इसमें हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन विद लोकल कम्युनिटीज एंड पीपल, इन सब का हेल्प ले रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमने इसको 3 जोन में डिवाइड कर रखा है। जैसे इसमें एक जोन होगा आपका कोर जोन। कोर जोन का मतलब ही समझ लीजिए लाइक नेशनल पार्क, जहां पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बफर जोन जहां पे अलाउ है लेकिन लिमिटेड मतलब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही तीसरा है आपका ट्रांजिशन जोन, जहां पे आप काफी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकते हो। ऐसे ही ये तो मान लो वाइल्ड लाइफ के लिए था ना, ऐसे ही फॉरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया अलग अलग तरीके। जैसे नंबर 1 रिजर्व फॉरेस्ट। जैसे गवर्नमेंट को पता चला कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पे बहुत ही अलग अलग तरीके के ट्री के स्पीसीज हैं जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए, हमारे नेशनल प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्पीसीज। ऐसे फॉरेस्ट को हमने जो है रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। इसके लिए भी गवर्नमेंट के पास एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। सी, गवर्नमेंट कोई भी काम करेगा उसका लीगल बेस होना चाहिए। तो जो हम लोग फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये लीगल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, लीगल क्लासिफिकेशन, नॉट जियोग्राफिकल। हम लोग जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन नहीं डिस्कस, हम लोग लीगल क्लासिफिकेशन। तो ऐसे फॉरेस्ट में पीपल मूवमेंट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड ऑल मूवमेंट, एक तरीके से पूरी तरीके से मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड है। आप किसी पेड़ की कटाई नहीं कर सकते हो, आप एंटर होके कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। अगर करना भी है तो बहुत ज़्यादा आसानी से आपको परमिशन नहीं मिलेगा। सेकेंड, अच्छा, इस तरीके के फॉरेस्ट की अगर बात करें तो मोर देन 50% जो है हमारा क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है। इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं वो रिजर्व, यानी कि इजी वे से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। सेकेंड आ जाओ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जैसे कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनमें जो रिसोर्स अवेलेबल है वो डिग्रेड हो रहे हैं, यानी कि डिप्लीट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कोई रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, रिसोर्स ट्रीज जो है वो बर्बाद हो रहा है, या कोई खास स्पीसीज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया। ये लगभग 33% के आसपास है। मीन्स टोटल फॉरेस्ट का मोर देन 50% गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रखा है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन है लेकिन कम, लेस रिस्ट्रिक्टेड। आप इस बात को समझो। मीन्स रिजर्व फॉरेस्ट में जो चीजें अवेलेबल है हम उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हमें पता चला अच्छा ठीक है वहां पे जो रिसोर्स है वो डिक्लाइन कर रहा है, वहां के ट्री वगैरह लोग वहां पे जाते हैं, लकड़ी वगैरह काट के ले जाते हैं, ठीक है हम उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। वहां पे सबको अलाउ नहीं रहेगा, हाँ कुछ लोगों को जो है अलाउ कर देंगे। ये एक तरीके से लीगल बैन है लोगों के ऊपर कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते। एंड थर्ड हो गया अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब सी, इस बात को आप समझो अच्छे से। हमारे इंडिया में अगर आप इंडिया का मैप को फोकस करोगे तो फॉरेस्टेड एरिया जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, ये सारे के सारे फॉरेस्टेड एरिया है।
लेकिन लगभग सारा रीजन इंडिया का लगभग अच्छा खासा डेवलप्ड है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट। प्रॉब्लम स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को डिक्लेयर करती है वहाँ पे, तो वहाँ के ट्राइबल्स को लॉ के बारे में नहीं पता था, उनका तो लाइवलीहुड पूरी तरीके से ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट इज द रीजन एक ये तीसरा फॉर्म था जिसके अंदर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं फॉरेस्ट को, बट विद हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज के हेल्प से, जिसके अंदर वहाँ के जो कम्युनिटीज हैं उनको अलाउ है कि वो यहाँ के जो फॉरेस्ट है उसका बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट दे कैन एंजॉय, इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। सी, जो लोकल ट्राइबल लोग हैं, जो थोड़े से गरीब लोग हैं, जिनको नहीं पता लॉ वगैरह के बारे में, वो तो ये समझने लगे हैं ना, अगर मान लो इस तरीके से डिक्लेयर कर दे और अगर कोई जाएगा तो उसको जेल में पकड़ के डालने लगेंगे। इन दैट सिचुएशन पीपल फील लाइक कि ये गवर्नमेंट हमारा शोषण कर रहा है, और अगर ऐसा होने लगेगा तो वही जो है बाद में जो है रिबेल करने लगते हैं। दैट इज द रीजन हमने कुछ फॉरेस्ट को अनक्लास्ड कर रखा है, और खासकर ऐसे फॉरेस्ट जो पिछड़े और ट्राइबल एरियाज में, तो वहाँ के लोगों को, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का एरिया मान लो, यहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रखेंगे कि वहाँ के जो लोकल है लेस रिस्ट्रिक्टेड, मीन्स दे अलाउड, वहाँ पे कुछ लोग, कुछ ट्राइबल लोग को अलाउ कर रखा है जिनका टोटली डिपेंडेंट है, लाइवलीहुड जो है पूरी तरीके से डिपेंड है फॉरेस्ट रिसोर्स पे। ऐसे सिचुएशन में हमने अलाउ कर। वही रिजर्व फॉरेस्ट में जहाँ पे ऐसा जोन है जहाँ पे बिल्कुल भी जानवर ही भरे पड़े हैं, वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, यहाँ पे पूरी तरीके से हमने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। और अनक्लास्ड का मतलब ऐसे एरियाज में जहाँ पे बहुत जंगल है लेकिन उस पूरे जंगल में लोग फैले हुए हैं, रह रहे, अब उनको निकाला नहीं जा सकता, उनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट के रिसोर्स से आ रहा है। तो हमने कर दिया है कि चलो ठीक है, जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट होंगे वो भी इनको मदद करेंगे, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट जैसे इनके लाइवलीहुड को इंश्योर करेंगे कि चलो ठीक है, आप कुछ भी जंगल से लेके आ रहे हो उसको कैसे प्रोसेसिंग किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट इस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व कर रही है, अकेले सिर्फ अपने डिपेंडेंट पे नहीं, कम्युनिटी का हेल्प लेकर, ठीक है। तो ये था हमारा अगला, आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट को देखा, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और क्लास्ड फॉरेस्ट। जो ये दोनों हैं, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दोनों को कंबाइंड बोला जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। और अगर इंडिया के अंदर इनका मेजर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो अगर इंडिया के अंदर मेजर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा एरिया है, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर, जैसे मध्य प्रदेश यहाँ पर जो है परमानेंट फॉरेस्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, परमानेंट फॉरेस्ट हाई परसेंटेज, मीन्स यहाँ पे आपको रिजर्व फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा और जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी। वहीं अगर हम लोग बात करें सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो J&K हो गया, उत्तराखंड हो गया, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पे, इन सारे जगह पे जो है जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ ऐसे, इन सारी जगह पे रिजर्व फॉरेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा है, रिजर्व फॉरेस्ट परसेंटेज मोर। वहीं जहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा छोटा, जैसे कि बिहार, यूपी, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब जगह पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा है, फॉरेस्ट परसेंटेज हाई, मीन्स इन स्टेट्स में आप देखोगे तो प्रोटेक्टेड मीन्स यहाँ के फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो रहे होंगे तो उनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया।
वहीं नॉर्थ ईस्ट में और गुजरात में इन जगहों पर जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की परसेंटेज ज़्यादा है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट परसेंटेज ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारे कंट्री में लीगल प्रोटेक्शन दिए गए फॉरेस्ट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो कंजर्वेशन कोई नया आइडिया नहीं था, इवन इंडियन कल्चर में ये पूरी तरीके से इनबिल्ट है कि आप इंडिया में अगर घूम लो तो आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से हमारे पेड़ों को पूजा जाता है, जानवरों को पूजा जाता है। सो इट वाज अ काइंड ऑफ पूरी तरीके से हमारे लाइफ में इनकलकेटेड है कि कैसे चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल जो हमारे इंडिया में कंजर्वेशन का कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैसे पब्लिक जो है पार्टिसिपेट करता है कंजर्व करने में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो बात है सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहां पर एक तरीके से माइनिंग अलाउ किया गया। तो माइनिंग के अगेंस्ट जो है यहां के कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? यहां के टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट किया कि देयर शुड नॉट बी एनी माइनिंग एक्टिविटी, और फाइनली माइनिंग एक्टिविटी को कैंसिल करना पड़ा। ऐसे ही अलवर में एक भैरव देव, डाकाऊ, सोनचुरी, ये एक तरीके का कम्युनिटी, आप कह सकते हो कम्युनिटी प्रोटेक्शन इन लोगों ने बना रखा था। मीन्स विलेज कम्युनिटी ने इसके अंदर इन्वॉल्व थे। 5 विलेज कम्युनिटी फॉर्म कर रखे थे जिसका काम था यहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मीन्स यहाँ पे इन्होंने हर एक तरीके का हंटिंग वगैरह पे बैन कर रखा था। तो ये प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? नॉट गवर्नमेंट, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ 5 विलेज। ऐसे ही एक कर्नाटका का एक स्टोरी है, यहाँ पे बिलीरंगा रामास्वामी टेम्पल रिजर्व, टाइगर रिजर्व। इस जंगल के अंदर जो है एक ट्राइब है जिसका नाम है सोलिगा ट्राइब। ये रहते हैं। इनका अगर आप देखोगे तो मिलेगा इनका एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है टाइगर्स के साथ। तो समहाउ ये कम्युनिटी जो है टाइगर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ऐसे कई सारे इंडिया में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट, क्योंकि अर्बनाइजेशन के कारण ट्री वगैरह कटने लगा था, तो उत्तराखंड में जो है एक आंदोलन चला जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। इसमें क्या था? वुमेन्स पार्टिसिपेशन हाई था। ये लोग ट्री को हक करते थे। ये इट वाज अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन कि किसी को ट्री काटने नहीं दिया जाएगा। और फाइनली जो है लोग इस चीज को अप्रिशिएट किए, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये फेमस हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड में ही एक मूवमेंट और चला जिसको बोलते हैं बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन, इसके अंतर्गत, बीज बचाओ आंदोलन के अंतर्गत जो भी हमारे ऑर्गेनिक सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो है एक एनजीओ है। मीन्स अगेन भाई कहना ये चाहता हूं इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई एम ट्राइंग टू शो यू कि कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेट। एक एनजीओ है नवधन्य, इसकी ओनर फाउंडर है डॉक्टर वंदना। इन्होंने नवधन्य एनजीओ के अंतर्गत, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, यही सीड को प्रमोट करना, यानी कि जो हमारा नेचुरल सीड है, ऑर्गेनिक सीड है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। इसके अलावा जो है मल्टी क्रॉपिंग को प्रमोट करना,
एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, ये वो एग्जाम्पल्स है जो आपके बुक में दिया हुआ है, हो सकता है शायद ये वाला ना दिया हो, बट ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है, किस तरीके से प्रयास कर रहा है, कम्युनिटी कैसे एफर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट को एक बात ये भी रियलाइज हो गया कि हमें जो कंजर्व करना है उसको पीपल सेंट्रिक बनाना पड़ेगा, पीपल और कम्युनिटी इन सभी का हेल्प लेना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन एक नया मेथड स्टार्ट हुआ जिसको बोला गया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसके अंतर्गत क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप कह लो गवर्नमेंट, प्लस पीपल मीन्स कम्युनिटी, इस तरीके से इंश्योर फ्यूचर, सबके लिए वेल बेनिफिट है। तो इसमें होता क्या है कि दोनों लोग मिलकर वर्क करते हैं, लोकल कम्युनिटी फॉर्म किया जाता है, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। दे फॉर्म लाइक, जैसे एग्जांपल के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी जैसा कुछ बना लेते हैं। ये लोग जो है वापस से फॉरेस्ट को रीग्रो करने में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट रीजनरेशन, हेल्प इन, एक तो फॉरेस्ट रीजनरेशन, जो डिग्रेडेड एरिया उन पे वर्क करेंगे, वापस से वहां पे फॉरेस्ट रीजनरेट हो। इसके अलावा ये टेक केयर करते हैं कि किसी भी तरीके का टेक केयर एनी काइंड ऑफ इलीगल ग्रेजिंग, चाहे वो चरवाहों के लिए खाना खिलाना या फ्यूल यानी लकड़ी काटना, ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा कई सारे काम। ये ध्यान रखते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी ना हो। बदले में बेनिफिट इनको क्या होता है, यहाँ के लोकल कम्युनिटी को, कल को जो इन्होंने रीजनरेट किया है फॉरेस्ट से, वो अगर सेल आउट हुआ तो एक तो जो है इकोनॉमिक बेनिफिट, वो जो लकड़ियां वगैरह बिकेगा तो इनमें शेयर होगा। इसके अलावा दे आर अलाउड टू टेक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो जैसे फ्रूट्स वगैरह है, इनको अलाउ रहता है कि आप फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करो और ले जाके बेचो। इनको अलाउ है कि आप लकड़ियां जाके वहां पे कलेक्ट कर सकते हो अपने फ्यूल के लिए। उनको अलाउ है आप मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप यूज करते हो, कोई पौधा प्लांट्स, वो अलाउ है। सो एक तरीके से कम्युनिटी को भी बेनिफिट हो रहा है और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है। सो अंडर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने पहली बार फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था 1988 में बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। सो कीप इन माइंड, इसमें हम कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है, टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। स्पेशली जो कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जो भी फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है उसको रीजनरेट किया जा रहा है, उन पे ये वर्क कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी टाइप की चीज़ें बनाई जाती है। टेक केयर करते हैं कि किसी भी तरीके का इलीगल पोचिंग या फिर लकड़ी काटना, लॉगिंग, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी ना हो। बदले में उनको बेनिफिट दिया जाता है कि जिस एरिया में आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो अगर बिकेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर लकड़ियाँ काफ़ी बिकी। इसके अलावा इस दौरान आप नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो गए वो आप कलेक्ट कर सकते हो, फ्यूल वगैरह हो गया, जो लकड़ियाँ गिरी रहती है उनको आप कलेक्ट कर लो, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्लांट्स का इस्तेमाल करते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। सो लास्ट कंजर्वेशन, सम ऑफ द कंजर्वेशन बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल कॉज के कारण हम कंजर्व कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जैसे सैक्रेड ग्रुप्स। ये रिप्रेजेंट करता है होली, यानी कि कुछ पवित्र है। ग्रुप्स रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो ये कुछ प्लांट्स है। अब इसमें कम्युनिटी, कभी कभी तो कम्युनिटी इन्वॉल्व है,
कम्युनिटी कह लो या ट्राइब्स कह लो, ट्राइब्स इन्वॉल्व है। रीजन उसका अगेन रीजन है उसका जो है स्पिरिचुअल, रिलीजियस। एंड सेकेंड टेम्पल। टेम्पल जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप आज के टाइम में इंडिया में कहीं पे भी टेम्पल पे चले जाओगे तो आपको मंकीज वगैरह देखने को मिलेंगे, मंकी, मैकॉक, इसके अलावा जो है एप्स नहीं मतलब हाँ मंकी हो गए, लंगूर हो गए, ये सब देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोग इनको फीड करते हैं, इनको खिलाते हैं। दे कंसीडर्ड एज ए रिलीजियस। सो कहीं ना कहीं ये इस स्पेसीज को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे ही कम्युनिटी, जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान की एक बिश्नोई कम्युनिटी है, बिश्नोई कम्युनिटी, ये लोग जो है इनका एक बहुत ही कह सकते हो इमोशनल कनेक्शन है विथ ब्लैक बक, जिसको हम लोग चिंकारा बोलते हैं, पिकॉक, नीलगाय, इनसे इनका जो है बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये इनको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट भी करते हैं। वहीं ट्री प्लांट्स की अगर बात करें तो जैसे कि इंडिया में झारखंड में एक ट्राइब्स है मुंडा एंड संथाल, ये लोग जो है महुआ का ट्री है, महुआ एंड कदम, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छा खासा प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही बिहार और उड़ीसा के ट्राइब्स, बिहार एंड उड़ीसा के जो ट्राइब्स हैं वो टेमरिन यानी कि जो हल्दी वगैरह है ये और मैंगोस, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, पूजते हैं पूरा। सो हमारे कल्चर में जो है आप तीसरा ये भी देख सकते हो, थ्रू आउट द इंडिया पीपल एंड बनयान ट्रीज, बनयान ट्री को पूजा जाता है। दे कंसीडर एज ए सैक्रेड ग्रुप्स। ना सिर्फ जो है ट्रीज प्लांट्स को पूजा जाता है, इवन स्पेसीज को भी पूज रहे हैं। ये हमने पूजना, इमोशनल कनेक्शन, ये हमने देख लिया। तो इट्स अबाउट सैक्रेड ग्रुप्स रिलेटेड टू द प्लांट्स प्रोटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल कॉज। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे उनको पूजना, प्रोटेक्ट करना, सम हाउ ये एक तरीके का कंजर्वेशन शो करता है, कंजर्वेशन। क्लियर? सो ये था आपका लास्ट टॉपिक। नाउ योर चैप्टर इज ओवर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।